हेलो। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऐसे 200 की सीरीज, 300 की सीरीज और 400 की सीरीज जो है कंप्लीट करी है। और तो अभी जो है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना, जो कि मैं जनवरी में अटेम्प्ट दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि अपना, जैसे मैं अपना रिवाइज कर रही हूँ मेरे साथ साथ में, बस मैं ये है कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और मेरे साथ में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लेंगे। मैं सीए सचिन अग्रवाल और अतुल अग्रवाल की जो है रिवीजन की जो कॉन्सेप्ट बुक है उसको रेफर कर रही हूँ। और आप भी मेरे साथ साथ इससे पढ़ सकते हैं। मैं इसमें कोई बुक वगैरह दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ अगर आपके पास बुक है तो आप पीडीएफ है या जो भी आपके पास है आप उसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। अपने कान में ईयरफोन लगाओ और सिर्फ वॉइस सुनो, ठीक है, तो उससे बढ़िया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस। ये जो ऐसे वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, जिसमें हम डिजाइन करते हैं प्रोसीजर्स को एंड ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। इसके अंदर क्या होता है कि ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यूज की जाती है ऑडिटर के द्वारा अराइविंग एट कंक्लूजन, जिसमें ऑडिटर का ओपिनियन बेस होता है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन को। इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो ऑब्टेन करते हैं एविडेंसेस। एविडेंसेस के अंदर हमारा रैप होता है और फैप होता है। रैप हमने 315 में पढ़ा था और फैप हमने जो है वो 330 में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे मेथड्स टू ऑप्ट, इसलिए मैं उनको नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि फैप के अंदर जो होता है दो होते हैं हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंडिव प्रोसीजर। सब्सटैंडिव प्रोसीजर के अंदर भी हमारे दो होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटैंडिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बिल्कुल सही। अब है मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस इन परफॉर्म अदर प्रोसीजर। इसके अंदर हमारा जाएगा इंक्वायरी करते हैं। हम क्या 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 मेथड कर लगाते हैं जिससे हम ऑडिट के एविडेंसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। हम उसके अंदर जो है इंक्वायरी लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, रिकैलकुलेशन, रिकन्फर्मेशन, ओके, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। जोश जोश में अगर मैं कुछ बोल जाऊँ तो उसको थोड़ा हैंडल कर लेना कि हाँ। इंक्वायरी, मैं बस इंक्वायरी पढ़ रही हूँ, बाकी तो नॉर्मल है। इंक्वायरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी हम उस इंसान से लेते हैं जिस इंसान के पास अच्छी खासी नॉलेज हो, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन फ्रॉम बोथ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन और आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी में रेंज फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी में प्रोवाइड कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंसेस, ये प्रोवाइड कराता है। और रिटन कंफर्मेशन जो है वो ऑडिटर ऑब्टेन कर लेता है अगर ओरल इंक्वायरीज ली गई हैं तो। ऑब्जर्वेशन में वही है कि हम ऊपर ऊपर से लुकिंग एट अ प्रोसेस देखते हैं हम अपनी प्रोसेस को। इंस्पेक्शन के अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं रिकॉर्ड्स का एंड डॉक्यूमेंटेशन का। रिकैलकुलेशन में हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं। रीपरफॉर्मेंस के अंदर हम एग्जीक्यूशन करते हैं अपने प्रोसीजर्स का और कंट्रोल्स का। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में अभी 505 में हम पढ़ेंगे तो देख लेना। अब है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड है इसका, आई थिंक 560 है शायद, या 570 है। तो बाय स्टडिंग प्लाउसेबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा। अब हम जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ऑडिट एविडेंसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेते हैं इसमें, है ना। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन बंदा होता है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई भी बंदा हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी फील्ड में महारत हासिल होगी, उसको वो महारत ही नहीं होगा ऑडिट में, अकाउंट्स में हमारी तरह, है ना। और ना ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता होगा। एंटिटी जो है वो इस ऐसे ही बंदे को जो है बुलाती है। अब हम जो है इवेल्युएट कर रहे हैं और यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंसेस। अगर हम इंफॉर्मेशन उसका काम इस्तेमाल करें तो हम उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज देखेंगे कि भाई ये चीजें तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। हम जो है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे उस एक्सपर्ट की। अगर मैं कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस उसका चेक कर रही हूँ तो वो कैसे मैं चेक करूंगी, मतलब उसके अंदर मैं क्या देखूंगी? उसके अंदर मैं देखूंगी कि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, विद पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अगर मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बंदे के साथ में तो वो, और उससे मैं डिस्कस कर सकती हूँ, उससे नॉलेज ले सकती हूँ उसकी क्वालिफिकेशंस की। और जो भी उसने पब्लिश्ड, जो भी पब्लिश हुए हैं पेपर या फिर उसने कोई बुक वगैरह लिखी है उससे मैं उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर सकती हूँ। फिर मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे हम लोग, ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट की उसका काम कैसा है। तीसरा पॉइंट है इवेल्युएट करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ
ऑडिट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंसेस। एप्रोप्रिएटनेस के अंदर भी हमारा जो है ना, इसके अंदर ना 2 पॉइंट ऐसे बार-बार हम चेक कर रहे हैं, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस। हम चेक कर रहे हैं रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस किसकी, जो भी एक्सपर्ट ने फाइंडिंग्स करी हैं या फिर कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, एंड वो कंसिस्टेंट होने चाहिए जो भी कंक्लूजन्स हैं, है ना, विद अदर ऑडिट एविडेंसेस के साथ में। तो ये थोड़ी अटपटी सी लाइन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक कर ली हमने ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग और कंक्लूजन, और उसका वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इसी में एक और है कि रीजनेबल रेलेवेंस और रीजनेबलनेस वाला पॉइंट है कि इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व, अगर उसके उसके काम में सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स हैं, तो वो भी अजम्पशंस और मेथड्स जो है वो रेलिवेंट और रीजनेबलनेस होनी चाहिए। इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सोर्स डाटा, रेलिवेंस और कंप्लीटनेस ऑफ सोर्स डाटा, ठीक है, ये वाले चीज भी हम उसके अंदर देखेंगे। अब है थ्रेट्स टू मैनेजमेंट। ये हमने अब पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। 3 पॉइंट्स जो थे, 3 पॉइंट के अंदर भी ऐसे 2 पॉइंट्स थे जिनको थोड़ा एलेबोरेट कर रखा था, वो भी हमने रीड कर लिए हैं। थ्रेट टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी, काफी सारे यार देखो काफी सारे थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि हमने 5 थ्रेट हमने मोटा मोटा पढ़ रखे हैं अपने काम में। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटीमिडेशन थ्रेट। इसके अंदर क्या होता है कि ना हम ना सेफ गार्ड काफी सारे लगाते हैं, बट यार हम उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। ऑडिटर डिस्कस करता है मैनेजमेंट के साथ में या फिर एक्सपर्ट के साथ में कि कोई इंटरेस्ट या रिलेशनशिप तो नहीं है आप लोगों का, कि कोई थ्रेट क्रिएट तो नहीं हो रहा है आप एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पे, है ना, या फिर मतलब आपने कोई सेफ गार्ड लगाया हो पहले, है ना, अगर मान लो कोई आपको मिला था थ्रेट और आपने उसको कम करने के लिए सेफ गार्ड लगाया, तो वो भी आप मुझे बता दो। फिर है हमारा मैटर्स, जो कि मैटर्स विच में अफेक्ट द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो भी अडॉप्ट किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा इन केस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कौन कौन से मैटर्स देखेगा? नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो मतलब है ही, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी और रोमम, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, तो 2 तो सिमिलर हो गए हमेशा की तरह। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। फिर है मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और इंगेज बाय, मतलब मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है वो काम कर रहा है एंटिटी के या मतलब एंटिटी के उसमें, या फिर सिर्फ ओनली इंगेज है, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, या फिर ऑडिटर की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, है ना, या फिर ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऑफ द वर्क जो ऑफ दैट एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, मैंने सिर्फ रीड करे हैं, मैं कोई ऐसा डिटेल्ड नहीं है क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 501 ऐसे 501 ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसके अंदर हम कुछ आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमें पता है 3 ही आइटम है, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो पहला है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या करते हैं हम जो है हम उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन में हम देखेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। इसमें हम 4 चीजें करते हैं जो कि मैंने ईओप के नाम से याद करा। ईओप मतलब जैसे इसोप होता है ना, ऐसे ईओप याद करने के लिए बस। ई फॉर इवेल्युएट, हम इवेल्युएट करते हैं मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर्स जो भी हैं हमारे रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग के लिए। फिर हम ओ फॉर आ जाएगा ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करेंगे हमारे जो मैनेजमेंट की काउंटिंग प्रोसीजर्स है, जो मतलब मैनेजमेंट कैसे काउंट कर रही है भाई मशीन वगैरह को या इन्वेंट्री को जो भी उनकी रखी हुई है। और फिर हम आ जाएगा आई फॉर इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को कि भाई इन्वेंट्री ऑब्सोलीट तो नहीं है, खराब वगैरह तो नहीं हो गई है, डैमेज तो नहीं हो गई है। फिर हम परफॉर्म करेंगे हमारे टेस्ट काउंट। फिर ये 4 चीज करने के बाद में तो परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर एंटिटी का फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी जो है हम परफॉर्म करते हैं ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिसमें हम फाइनल जो है और उसका देख लेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जो कि हम वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो भी मैनेजमेंट ने करी थी, मतलब एक्चुअल इन्वेंट्री से जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हो। फिर है कि मान लो जिस दिन हमें बोला गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिस दिन था उस दिन तो हम गए नहीं, हम गए बाद में। तो हम क्या करेंगे, हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। हम कर ही क्या सकते हैं, या तो हम रिपोर्ट इशू कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट, या फिर हम कोई प्रोसीजर लगा सकते हैं, ठीक है। हम वैसे करने में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कर सकता है ऑडिटर। तो ऑडिटर शैल ऑल्सो कंसिडर फॉलोइंग मैटर्स। तो क्या क्या मैटर्स कंसिडर करेगा? वेदर परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड देखेगा वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड है कि नहीं। तो ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। फिर वो देखेगा कि ये जो परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है वो रिलायबल होने चाहिए, सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट है कि अगर
कुछ डिफरेंसेस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका रीजन हम देख लेंगे। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू प्रेजेंट, अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो रहा है तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या होगा, ऑडिटर शुड मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन ऑल्टरनेटिव डेज पे, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे जाके वो ऑब्जर्व करेगा फिजिकल काउंट्स को, और मेक और ऑब्जर्व। फिर है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शंस पे, ठीक है। अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के अंदर दो ही मोटा मोटा पॉइंट है कि मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन ऑल्टरनेटिव डेज डेट, और परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शंस पे। अगर अब जाना है तो जाना पॉसिबल ही नहीं, इम्प्रैक्टिकेबल है, वहां पे जाना इम्प्रैक्टिकेबल है। तो अगर इफ अटेंडेंस जो है हमारी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे प्रैक्टिकेबल नहीं है ड्यू टू द नेचर एंड द लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, है ना, तो भाई इससे मतलब मैं क्या करूंगी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगी। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, जैसे मान लो कि कोई सामान परचेज किया था आज, मतलब कि जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पहले, और पहले तो परचेज किया बट वो एकदम से बेच दिया, और तो फिर मैं क्या करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी। अगर वो चीज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो चीज करना पॉसिबल नहीं है कि अभी हमने बोला ना कि हमें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे, भाई नहीं है पॉसिबल। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब हमें नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री जो है परफॉर्म, हम फिर से ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। देन ऑडिटर जो है अपनी मतलब अगर जो हमने ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करा था वो हम मतलब नहीं हो पाया, इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं हम एविडेंस ऑब्टेन कर पाए, तो वो अपनी रिपोर्ट को 705 के अंदर मॉडिफाई कर देगा। अगर इन्वेंट्री जो है तीसरे बंदे के पास रखी हुई है, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो कंफर्मेशन मांगेगा, भाई अपनी क्वांटिटी बता दो और कंडीशन बता दो इन्वेंट्री की, ठीक है। परफॉर्म करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा अगर अप्रोप्रिएट होंगे जो भी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। तो पहले तो अपने क्वांटिटी और कंडीशन के बारे में पूछ लिया, फिर हम परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे, ठीक है। अगर मुझे उसकी इंटीग्रिटी पर डाउट हो रहा है कि भाई ये पता नहीं बंदा जो है पागल बना रहा है, तो मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगी। अदर ऑडिट प्रोसीजर में हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो मैं अटेंड कर सकती हूँ, सीधा वहीं चली जाऊँ कि भाई दिखा अब क्या है, मतलब इन्वेंट्री कहाँ रखी है, कैसी कंडीशन क्या है ना। या फिर मैं ऑब्टेन करूंगी किसी दूसरे ऑडिट रिपोर्ट, मतलब किसी ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट रेडी कर रखी होगी अनदर ऑडिट रिपोर्ट से इंश्योर करने के लिए कि भाई उस वो काउंट मतलब क्वांटिटी और उसकी कंडीशन जो है बढ़िया है कि नहीं। फिर मैं इंस्पेक्ट या फिर मैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, तो मैं अटेंड कर सकती हूँ सीधा जाके, या मैं अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट से जो है ऑब्टेन कर सकती हूँ अपने कि हाँ भाई सही है सब कुछ, या फिर मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। अब लिटिगेशन एंड क्लेम पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे 4 पॉइंट इसके अंदर 4-5 पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। लिटिगेशन एंड क्लेम में क्या होता है, ऑडिटर शैल परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने के लिए लिटिगेशन एंड क्लेम को विच में गिव राइज टू रोमम। इसमें है इंक्वायरी फ्रॉम मैनेज, हम इसके अंदर दो काम करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिव्यू करते हैं। इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट से कि भाई इन हाउस लीगल काउंसिल, और रिव्यू के अंदर क्या होता है, रिव्यू हम दो चीजों करते हैं, हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया और हमारी लीगल एक्सपेंस अकाउंट हो गया। कम्युनिकेशन करते, अब हम ये वाला पॉइंट हो गया। अब है कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, क्या हम सीधा जाके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बातचीत कर सकते हैं, इतना आसान है। हम जो है लेटर ऑफ इंक्वायरी लेते हैं मैनेजमेंट से लेटर ऑफ इंक्वायरी ले लेंगे और हम फिर जाके रिक्वेस्ट कर पाएंगे। मतलब ऑडिटर जो है सीधा ऐसा नहीं करेगा, पहले वो मैनेजमेंट से लिखवा लेगा। अच्छा, इस पर भी एक एमसीक्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, अब तो कुछ नहीं पूछते मेरे हिसाब से, बट लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है प्रिपेयर्ड बाय, मतलब लेटर ऑफ इंक्वायरी किसके द्वारा बनाया जाता है, मैनेजमेंट बनाती है और भेजा ऑडिटर के द्वारा जाता है, ठीक है ना। ऑडिटर जो है मैं आस्क फॉर लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस, एंड वो ऑडिटर पूछता क्या है उसमें, उसमें भेज तो रहा है वो, उसमें अंदर पूछेगा क्या, वो पूछेगा लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम एंड मे सीक मीटिंग विद, अगर कोई मतलब मीटिंग वगैरह भी कुछ फिक्स कर सकता है तो देख लेगा, वरना उसके अंदर लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस होती है और क्लेम्स होती है, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड वो पूछेगा, ऐसा हाल चाल नहीं पूछेगा। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू कम्युनिकेट, मान लो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है या मैनेजमेंट जो है करने नहीं दे रही है, तो मॉडिफाई, वही अपने हाथ में एक ही चीज है, या तो हम ऑडिट के प्रोसीजर परफॉर्म करते रहेंगे या फिर हम मॉडिफाई करते रहेंगे अपनी रिपोर्ट को। विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, वो मैं वैसे बोल रही हूँ, ठीक है ना। ऑब्टेन कर लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ओन नॉन लिटिगेशंस एंड क्लेम,
have been disclosed to auditor and appropriately accounted as FRF. सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर देख लेते हैं, ऑडिटर शैल ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एज पर एफआरएफ। ऑब्टेन करते हैं, इसके अंदर ऑब्टेन करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स, जो कि मतलब मेथड्स क्या है जो मैनेजमेंट जो है यूज कर रही है डिटरमाइन करने में सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि एग्जांपल ऑफ मैटर दैट में रेलिवेंट होते हैं। अब एग्जांपल्स 4 एग्जांपल बताएंगे इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले हम 2 ही काम करते हैं, मैं मोटा मोटा 2 काम बता देती हूँ कि 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं मेथड्स की, ठीक है, फिर दूसरा है परफॉर्म कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। अब इसके अंदर जो हमने ऑब्टेन कर रहे थे ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स, तो मेथड्स के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 4 पॉइंट थे, तो 4 पॉइंट में क्या है कि जो हमारी सेगमेंट्स हैं उनके बीच में कोई सेल हुई हो, इसने इसको सेल करी, उसने उसको सेल करी, या फिर कोई एलिमिनेशन हो जाता है ना कि एलिमिनेशन हुआ हो इंटर सेगमेंट के बीच में, वो ठीक है, या फिर कंपैरिजन विद बजट एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अगर हमने कोई कंपैरिजन है रिजल्ट्स बजट का या फिर उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं हो, एलोकेट करा उनमें एसेट्स को एंड कॉस्ट को अमंग वही अपना सेगमेंट के बीच में, और फिर कंसिस्टेंसी की प्रायर पीरियड एंड डिस्क्लोजर विद टू इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है। ये चीजें हमने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में देख ली। अब हम आ जाते हैं ऐसे जो है 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी हम लेते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो होती है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी, सीधा जाके तीसरे बंदे से हम कंफर्मेशन ले लेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है, मतलब a request that the confirming party respond directly to auditor indicating whether party agree or disagree with information in request or providing the requested information। मतलब एग्री है कि डिसएग्री है वो बता देगा। पॉजिटिव में ये होता है, नेगेटिव में हम सिर्फ तब रेस्पॉन्ड तभी करना कि भाई अगर आपको कि हाँ भाई अगर आप मना करना चाह रहे हो। A request that the confirming party respond directly to the auditor only if कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्री विद द इन्फॉर्मेशन, जो भी रिक्वेस्ट करी गई है, अगर मैं उससे मना कर रही हूँ तभी मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी। एक्सेप्शन में है कि रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू कंफर्म्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी, मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं यार, एक्सेप्शन का मतलब वही है डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो मतलब मैंने किसी से इंफॉर्मेशन ली थी या फिर उसके अंदर पहले से है उसमें अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसे एक्सेप्शन बोलेंगे। अब सिचुएशन क्या क्या है कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, बैंकर्स से लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट पेएबल हो गया। हमारे सर ने जब पढ़ाया था तो हमें बताया था एसेट के कुछ आइटम उठा लो, कुछ लाइबिलिटी के, जैसे हमारा इन्वेंट्री, टाइटल डीड, लोन्स, फिर बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल, ठीक है, इसके अंदर मिक्स्ड है दोनों। अब है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या होता है, हम डिटरमाइन करते हैं द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म और रिक्वेस्टेड, कि मुझे पूछनी कौन सी चीज है। जैसे मान लो मुझे कोई डाउट आता है, अब मुझे कोई डाउट आया, मैं किस बंदे से पूछूंगी, सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करूंगी। मान लो हमारे कोई है कि ग्रुप में हमारे 8-10 बंदे हैं, तो जो मैं सोचूंगी कि यार मुझे किससे पूछना चाहिए, कौन सा बंदा मुझे जल्दी जवाब दे देगा और डाउट सॉल्व भी कर देगा और मुझे कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है। तो मैं उसको अच्छे से कि क्या, पहले मैं डाउट देखूंगी कि मुझे डाउट कौन सा पूछना है, फिर मैं उसको सोचूंगी कि यार पूछू तो पूछू किससे, ठीक है। वो डिजाइन करेंगे, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर मैं उसकी वही फोटो क्लिक करूंगी कि ये मुझे पूछना है, ठीक है, फोटो क्लिक करके उसे भेजूंगी, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को, तो सेंड रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप, ठीक है। ये 4 प्रोसीजर थे, वैसे बता देती हूँ, चलो वो तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो डिटरमाइन करेंगे द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड एंड रिक्वेस्टेड, सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट पार्टी को, डिजाइन करेंगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग दैट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, फिर सेंड रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप, ठीक है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जब मैं क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करूंगी जब मैं कंफर्मेशन को डिजाइन कर रही हूँ, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या, असर्शंस बीइंग एड्रेस, कि क्या कौन कौन सी असर्शंस है जो मैं एड्रेस करनी चाहिए। असर्शंस वही अपना जो सीओडी जो हम पढ़ रहे हैं, कैड सीएडी करके जो है, अकाउंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स जो है उनको हम देखेंगे, जो जो जरूरी है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड कोई रोमम मिला है, कोई फ्रॉड से रिलेटेड कोई चीज है, या फिर लेआउट या प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या फिर प्रायर एक्सपीरियंस है ना, या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कैसे करना है, सब कुछ इसके अंदर हम मैनेजमेंट ऑथराइजेशन टू कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड दी ऑडिटर, हर एक चीज कंसीडर करेंगे। अब है फैक्टर्स दैट में असिस्ट, जो हेल्प करता है ऑडिटर को डिटरमाइन करने में वेदर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब मतलब कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि हेल्प करता है ऑडिटर को परफॉर्म करने में एसएपी,
कन्फर्मिंग पार्टी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे मैंने बोला कि मैं उससे डाउट पूछ रही हूँ, तो भाई मान लो उसे पता ही नहीं है, तो मैं ऐसे बंदे से पूछूंगी ना, कि ऐसा नहीं कि सेकंड सेकंड ग्रुप का डाउट फर्स्ट ग्रुप वाले बंदे से पूछ रही हूँ, मान लो सेकंड उसका निकला ना हो, या क्या पता उसने पढ़ा भी ना हो। तो कन्फर्मिंग पार्टी के पास नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड। भाई क्या होता है, ग्रुप के अंदर हम ना क्वेश्चंस भेजते हैं, हमें डाउट है, तो बहुत से बंदे उनमें भाई विलिंगनेस है ही नहीं, वो देख लिया अच्छा डाउट है, अरे ठीक है मेरे को आता है, ठीक है, तो भाई जवाब भी दे दोगे ना अगर आप, तो क्या होगा, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होना चाहिए, आप क्या पता सामने वाला इंटरेस्टेड ही ना हो जवाब देने में। तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी, क्या पता उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसी है, कि मान लो वो आपको गलत आंसर बता दे, बट ऐसा कुछ नहीं है, आंसर तो सही ही बताएगा, ठीक है, तो बस इसके हिसाब से मैंने बताया ऑब्जेक्टिविटी कैसी है उसकी, ठीक है। अब है लेस रिलायबल, तो नहीं है, वही वाली बात है। मैनेजमेंट है, अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या मैनेजमेंट मना कर सकते हैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वो क्यों चाहेगी कि हाँ भाई हमारा भांडा फूट जाए। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और इफ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नोट टू सीक कंफर्मेशन ड्यू टू सम रीजंस, जैसे इंक्वायरी रिगार्डिंग मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल एंड मैनेज क्या जो ऑडिटर है वो इंक्वायर करेगा रिगार्डिंग मैनेजमेंट का रीजन क्या है मना करने का, एंड सीक करेगा ऑडिट एविडेंस फॉर देयर वैलिडिटी। फिर इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशंस ऑफ रिफ्यूजल, पहले तो देख लिया इंक्वायरी कर लिया, फिर देखेगा कि इससे जो है जो मना कर रही थी उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, ऑन ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रोमम इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड और एंटी ई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है, वो ये हम बार बार अपना, ये तो एक तो समझ नहीं आता मुझे, कभी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे, कभी एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे, कभी सब्सटैंडिव प्रोसीजर लगा रहे, मैं कुछ भी अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, ठीक है ना, कुछ भी कर देते हैं ये लोग। परफॉर्म करेंगे इसके अंदर तो हम ऑल्टरनेटिव लगा रहे हैं, सॉरी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं। इफ ऑडिटर जो है वो कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल एज अनरीजनेबल है, मैनेजमेंट कंक्लूड करा कि अनरीजनेबल है, जो भी उसने बताया कि हाँ ये मेरा रीजन है, कोई फुद्दू सा रीजन दे दिया, अनरीजनेबल लग रहा है, तो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी कौन सी सुधरी बैठी है, टीसीडब्ल्यूजी तो खुद ही ऐसी है, टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑल्सो डिटरमाइन इम्प्लीकेशंस फॉर ऑडिटर हिज ओपिनियन। तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर उसे लग रहा है कि भाई ये तो सारे रीजन ऐसे दे रहे हैं तो अनरीजनेबल है जो भी मैं ले रहा हूँ, तो मैं टीसीडब्ल्यूसी से पूछ लूंगा, तो अगर कुछ भी नहीं होता है ना, तो भाई अपना वही एक लास्ट अपने पास ओपिनियन बचता है कि मैं उसको उसमें ही इम्प्लीकेशन डाल दूंगा, मतलब ओपिनियन अपना चेंज कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, ऐसे करके। अब रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, रिजल्ट अगर मैं नॉन रेस्पॉन्स की बात करूँ, नॉन रेस्पॉन्स में क्या होता है, ऑडिटर शेल परफॉर्म करता है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स या नो कंफर्मेशन। मान लो रेस्पॉन्स तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा, अभी तक तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है इसमें, तो क्योंकि अगर मैं पिछले की बात करूं तो उसमें भी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा था 501 के अंदर। अब एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि जब डिफरेंसेस आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं, है ना, तो इसमें है कि ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट करता है एक्सेप्शन टू डिटरमाइन वेदर दे आर इंडिकेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट। पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग, अगर मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज कर रही हूँ तो रेस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैन प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस देते हैं। देयर इज अ रिस्क दैट जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो रिप्लाई करेगी विदाउट वेरिफिकेशन। हाँ जैसे मालूम मैंने किसी से पूछा कि भाई ये सही है नहीं है, तो वो हाँ ठीक है, ये चीज कर देते हैं, हाँ ठीक है ओके सही है, ऐसे। तो ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा ना पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दैट डू नॉट स्टेट अमाउंट, है ना, तो ऑडिटर थोड़ा चालाक बना इसमें, ऑडिटर ने सोचा कि भाई मैं अमाउंट लिख के दूंगा ही नहीं, है ना, अमाउंट लिख के दूंगा ही नहीं इसमें, तो एंड आस्क कंफर्मेशन पार्टी टू फिल द अमाउंट। तो इससे क्या होगा, मान लो अगर मेरे से कोई मेहनत करवाएगा तो मैं मेहनत नहीं करना चाहूंगी, मैं सोचूंगी नहीं भाई मेरे को नहीं करनी इतनी मेहनत, तो हाउएवर यूज अ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिजल्ट इन लोअर रेस्पॉन्स। इससे क्या होगा, लोअर रेस्पॉन्स रेट हो जाएगा, बिकॉज एडिशनल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, भाई कौन इतनी मेहनत करे, अमाउंट लिख के दो, नहीं है यार टाइम, आजकल इतनी बिजी लाइफ सबकी। नेगेटिव कंफर्मेशन की बात करें तो नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस एंड पॉजिटिव कंफर्मेशन, ये लेस परसुएसिव होता है, तो ऑडिटर शैल नॉट यूज इट एज अ सोल ऑडिट प्रोसीजर अनलेस, ठीक है, ऑडिटर एक्सेस करता है रोमम को एज लो एंड ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स।
फिर पॉपुलेशन ऑफ आइटम कंप्राइज लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल आइटम्स, फिर वेरी लो एक्सेप्शन रेट होता है, और ऑडिटर जो है अवेयर नहीं होता है हमारी कंडीशंस को लेके। तो इसमें पहला पॉइंट तो था नेगेटिव कंफर्मेशन के, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। सेकंड हमने अभी पढ़ा है कि ऑडिटर जो है यूज नहीं करता सोल ऑडिट के प्रोसीजर को जब तक ये चीजें ना हो जो हमने 4 चीजें पढ़ी हैं अभी, ठीक है। फिर है तीसरा पॉइंट है फेलियर टू रिसीव रेस्पॉन्स टू नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग क्लियरली। जैसे मान लो मैंने ये, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं देना चाहता सामने वाला, तो इसका मतलब ये कोई सही सही तरीका नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन पार्टीज जो होती है मे मोर लाइकली टू रेस्पॉन्स इफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो इज नॉट इन देयर फेवर एंड लेस लाइकली टू रेस्पॉन्स अदरवाइज। ये कह रहा है अगर मेरे फेवर में कोई चीज नहीं होगी ना तभी तो मैं जवाब दूंगी ना नेगेटिव कंफर्मेशन का। रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स टू कंफर्मेशन पार्टी, रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स में आ जाएगा इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है फैक्टर्स को विच गिव्स डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स ही, तो वो क्या करता है ऑब्टेन करता है फर्दर ऑडिट एविडेंसेस टू रिजॉल्व दीज मैटर्स। ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स दैट में इंडिकेट डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स। मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैंने कंफर्मेशन पार्टीज चुनी है वो ऐसा तो नहीं है कि वो डमी टाइप है कि वो रेस्पॉन्स कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, मतलब कि रिसीव इनडायरेक्टली रिसीव्ड बाय फैक्टर्स दैट में इंडिकेट करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स रिसीव्ड बाय ऑडिटर इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली आ रहे हैं, उस सोर्स से नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मिस्टर ए से कुछ जानकारी मांगी है तो वो इनडायरेक्टली वे में आ रही है मेरे पास, या फिर अपियर नोट टू कम फ्रॉम इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, तो अपियर मतलब वहां से तो नहीं आ रही है। इफ ऑडिटर डिटरमाइन दैट रेस्पॉन्स इज नॉट रिलायबल तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशंस ऑफ रोमम इंक्लूडिंग जिसके अंदर फ्रॉड और एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स होता है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के एग्जांपल आ ही गए फाइनली। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल में अगर मैं बात करूं तो हम एग्जामिन करते हैं सब्सिक्वेंट कैश रिसिट एंड सेल्स नियर द पीरियड एंड, और अकाउंट पेबल में आ जाएगा हमारा सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और कोरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। 510 ऐसे 510 में हमारा है, 510 से स्टार्ट करते हैं। ये है इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन ओपनिंग बैलेंसेस। ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, या तो पहले हमारा ऑडिट नहीं हो रखा है, या फिर ऑडिट हो रखा है लेकिन मैंने तो नहीं किया है, किसी प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया था। ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं। इन कंडक्टिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस जो होता है अगर मिस स्टेटमेंट उसके अंदर है दैट मटेरियल अफेक्ट करती है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट है जो कि अफेक्ट भी कर रही है, या फिर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग इसके अंदर दो ही है, मतलब वही मिस स्टेटमेंट और अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओपनिंग बैलेंस और अकाउंटिंग पॉलिसीज का। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी ओपनिंग बैलेंसेस को वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की जाती है इन करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और चेंजेस देयर टू आर प्रॉपर्ली अकाउंट प्रेजेंट और डिस्क्लोज, ठीक है। ABCD ये है कि ABCD ऐसा कुछ नाम APD, अच्छा ठीक है मैं खुद से बात कर रही हूँ। ऑडिट के प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, ऑडिट के प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या है, जर्नल ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर शैल ऑब्टेन करता है, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। भाई कि जो बैलेंस था वो लास्ट ईयर से इस साल में जो है ढंग से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई एडजस्टमेंट ही वो डिस्क्लोज करी कि नहीं करी इन करंट ईयर के पीएनएल में। डिटरमाइन करेंगे जो ओपनिंग के बैलेंसेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को। इवेल्युएट करेंगे ऑडिट के प्रोसीजर जो कि परफॉर्म किए जाते हैं करंट पीरियड में और परफॉर्म किए जाते हैं स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड ढंग से हो गए हैं ओपनिंग बैलेंसेस अकाउंट, एप्लीकेबल है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर हम इवेल्युएट कर लेंगे अपना ऑडिट के जो प्रोसीजर्स हैं हमारे करंट पीरियड के, वो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर जो है हम ऑब्टेन करते हैं रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। अब सेकंड पॉइंट है इसका ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि हम लगा रहे हैं ना, तो पहले तो हमने जर्नल ऑडिट प्रोसीजर लगाया। अब हम इफ प्रायर ऑडिट पीरियड, जो प्रायर पीरियड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अगर किसी और के द्वारा, मतलब किसी और क्या
प्रायर प्रीडेसेसर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, परस्यू कर लेंगे कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। करंट ऑडिटर कैन प्लीज रिलाई ऑन क्लोजिंग बैलेंस कंटेनिंग इन प्रेसिडिंग पीरियड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होगा एक ऑडिटर जो है दूसरे ऑडिटर पर भरोसा करता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं सोचेंगे यार एक बेकार काम करा होगा, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा नहीं बताया जाता, क्योंकि सबके पास सेम कैपेबिलिटीज होती हैं। सब जो है बहुत मेहनत करके जो है एग्जाम क्रैक करते हैं, तो और उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो इसलिए हम उनके काम पे शक नहीं करते। बट इफ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंसेस इज इंडिकेटेड, अगर कुछ डाउट लग रहा है मेरे को, या फिर वह जहाँ पे प्रायर पीरियड की जो रिपोर्ट है, वो पहले की जो रिपोर्ट है वो मॉडिफाइड थी एज सर्टेन इम्पैक्ट ऑन करंट पीरियड है, तो मैं ये करंट पीरियड मैं अब ये देखूंगी कि भाई ऐसा तो नहीं था कि पहले की जो गलतियां थी वो उसका इम्पैक्ट आज भी आ रहा हो। तो इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम, अगर पहली ही बार हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। अब है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। जब हमने जर्नल ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े थे तो उसके अंदर आया था ना कि हम जो है ऑडिट प्रोसीजर को इवेल्युएट करते हैं करंट पीरियड में, फिर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस का। तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या होता है अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉर इन्वेंट्री हम क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं करंट जो हमारी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है विद ओपनिंग बैलेंसेस एंड परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर ऑन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, तो हम अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं, ये क्योंकि बात कर रहा है ना कि इन्वेंट्री की बात करें, या नीचे इसने करंट एसेट और लाइबिलिटीज की बात करी है, इसने आगे अदर एसेट्स और लाइबिलिटी की बात करी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन्वेंट्री में अगर हम बात करें तो हम वो ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं, तो इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग इन्वेंट्री चेक कर लेंगे, फिर हम उसमें ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे वैल्यूएशन के लिए, है ना, कि ओपनिंग बैलेंस सही है कि नहीं है। फिर हमारा अगर मैं करंट एसेट की या लाइबिलिटीज की बात करूं तो audit evidences can obtain as part of current period audit procedure। अदर एसेट्स या फिर कोई अदर लाइबिलिटीज है, हम इसमें एग्जामिन करेंगे अपना रिकॉर्ड्स को एंड गेट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, इफ ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंसेस दैट ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट which exist in current period financial statement, he shall communicate with the मिस स्टेटमेंट को मैनेजमेंट या डीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर लेगा। अगर मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि भाई जो आज भी वो गलतियां एग्जिस्ट करती हैं, वाली लाइन मैंने पहले बोली थी, आज भी वो गलतियां एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी को बता दूं। अब मैं बात करी कंक्लूजन्स की या रिपोर्टिंग की, तो ओपनिंग बैलेंसेस, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, नहीं ले पा रहा है, हमें पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलतियां होती हैं तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है अगर वो स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है और परवेसिव है। अगर मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है और वो मटेरियल है तो क्वालिफाइड, अगर वो परवेसिव होते हैं तो डिसक्वालीफाई ओपिनियन दिया जाता है। डिस्क्लेमर, यार क्या हो गया, मैं क्वालिफाइड और डिस को मिलाकर डिसक्वालीफाई बना दिया ओके, तो डिस्क्लेमर क्या हो रहा है अपने गले में, अरे इफ ऑडिटर इज अनेबल, अगर ऑडिटर को नहीं मिल पाया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो अभी बताया ना कि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। इफ ऑडिटर जो है कंक्लूड करता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है दैट मटीरियली अफेक्ट करता है हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बट नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंट और डिस्क्लोज्ड, तो हम क्या कर देंगे अपना क्वालिफाइड, और वही है यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है आपने ऐसे नहीं दिया था, तो भाई वही अपना क्वालिफाइड और एडवर्स दे देंगे, और ऐसा कुछ नीचे है तो अपना क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर अपना ओपिनियन दे देंगे। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में वो कंसिस्टेंट नहीं है और चेंजेस देयर टू नॉट प्रॉपर्ली, और जो बदलाव किए गए थे वो उनको अकाउंट प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो वो अपना जो है छोटी वाली चीज दे देगा, वही क्वालिफाइड और एडवर्स अपना ओपिनियन दे देगा। आ जाता है फटाफट से 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, जो मैं कह रही थी ना 560 है 570 है, वो 520 था, 520 आ जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर। यार थोड़ा सा ना भूल जाती हूँ, आई थिंक 560 तो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स था, देख लेते हैं यार एक बार, बेइज्जती हो रही है बार बार। सब्सिक्वेंट इवेंट 570 क्या था अभी, कोई कंसर्न नहीं था, कोई कंसर्न, बहुत सारा रह रहा है यार, 34 मिनट हो गए। चलो ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर जो है यूज एज सब्सटेंटिव टेस्ट
एनालिटिकल प्रोसीजर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लाउसेबल, मतलब प्लाउसेबल पता नहीं क्या, कुछ मैं पढ़ नहीं पाती इसको सही से, प्लाउसिबल रिलेशनशिप among financial and non-financial data. It also encompasses investigation of identified fluctuations that are inconsistent. तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data. It also encompasses investigation of identified fluctuations जो कि inconsistent होती हैं with other relevant information. एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो यूज किया जाता है सब्सटेंटिव टेस्ट में, तो हम क्या क्या चीजें जो है कैप्ट रखते हैं वाइल परफॉर्म, जो हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सैप फॉर गिविंग असर्शंस बाय टेकिंग असेस्ड रूम, फिर हम इवेल्युएट करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, क्या वो डाटा रिलायबल है, फ्रॉम विच जिसमें ऑडिटर एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट इज डेवलप्ड, और डेवलप्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट एंड इवेल्युएट करेंगे वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज है टू आइडेंटिफाई करने के लिए मिस स्टेटमेंट, डिटरमाइन करेंगे डिफरेंसेस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट आर एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. Following are relevant for next point. Following are relevant for determining whether data is reliable for designing SAP. तो कुछ है, हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल और कंपैरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सोर्स, कंपैरेबिलिटी, नेचर एंड रेलिवेंस, कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंश्योर करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी, कुछ भी बोल देती हूँ मैं. इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, जब मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया तो उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, तो इसमें क्या करती हूँ, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई करते हैं कुछ फ्लक्चुएशंस या फिर रिलेशनशिप जो कि इनकंसिस्टेंट है विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और डेफर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी हमने बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, ऑब्टेन करेगा एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर. मैंने बताया था ना कि ये कुछ भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा, तो इसके अंदर उन्होंने अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाया है. ठीक है, इंक्वायरी करेंगे पहले मैनेजमेंट से और एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ले लेंगे. ठीक है, अदर ऑडिट प्रोसीजर जो भी परफॉर्म नेसेसरी है वो हम परफॉर्म कर लेंगे. ये कह रहे हैं यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, हम जो है एनालिटिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं पेरोल एक्सपेंसेस एंड रूम रेंटल्स. इन केस ऑफ पेरोल की अगर बात करें तो व्हेन एंटिटी हैज नोन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जानी जाती है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, एज अ फिक्स्ड रेट ऑफ पे, ऑडिटर्स कैन यूज करता है दिस डाटा टू कैलकुलेट टोटल पेरोल कॉस्ट, रिड्यूसिंग नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स. उसे टीओडी लगाना पड़ेगा. अगर मैं रूम रेंटल इनकम की बात करूं तो प्रिडिक्शंस जो होती है हमारी टोटल रेंटल इनकम की बाय टेकिंग नंबर ऑफ रूम्स, तो रूम एंड द वैकेंसी रेट जो होता है वो प्रोवाइड कराता है परसुएसिव एविडेंसेस, रिड्यूसिंग नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स. एक्चुअली हम दोनों में टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा रहे हैं, पेरोल और रूम रेंटल्स का. अब 530 पे आ जाते हैं ऑडिट सैम्पलिंग. ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं जो लेस देन 100% होता है आइटम से विद इन द पॉपुलेशन. ऑल सैम्पलिंग यूनिट हैव अ चांसेस ऑफ सिलेक्शन. इट प्रोवाइड ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स. पॉपुलेशन क्या होता है, इंटायर सेट ऑफ डाटा होता है जो कि सैंपल ही सिलेक्ट किया जाता है. सैंपल का साइज क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स और डाटा दैट नीड टू बी सिलेक्टेड एंड एग्जामिन फ्रॉम पॉपुलेशन. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि 2 टाइप्स ऑफ एरर कंक्लूजन होते हैं इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हैं तो कंट्रोल जो होते हैं ज्यादा इफेक्टिव है मान लो, और देन दे आर एक्चुअल मोर इफेक्टिव देन दे आर एक्चुअल. और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इट इज, मतलब मान लो कि हमारे कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव हैं और उसमें लग रखा है भाई कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, और मान लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती बट असल में है, तो इससे तो हमारा ओपिनियन ही इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा ना. अगर हम अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा रहे हैं वो लेस इफेक्टिव है, हमने बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. ठीक है, लेस इफेक्टिव है बट देन दे आर एक्चुअल आर.
ठीक है, लेस इफेक्टिव है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल मिसिंग स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, इनफैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो कह रहा है कि एग्जिस्ट करती है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो नहीं करती है तो इनकरेक्ट ओपिनियन हो जाएगा, है ना, कि मैंने गलत ओपिनियन दे दिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ही नहीं और वो है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप तो ये कह रहे हो कि गलती ही नहीं है। तो सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ ऑडिटर शैल डिटरमाइन करता है सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपल रिस्क टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, और हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रोमम लार्जर द सैंपल साइज नीड। अगर मुझे हायर रखना है रोमम को तो मुझे सैंपल साइज भी थोड़ा बड़ा चाहिएगा। ऑडिटर शैल सिलेक्ट करता है सैंपल आइटम सो दैट सैंपल कैन एक्सपेक्टेड to be representative of population. This require that all item जो है in the population have an opportunity of being selected. हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ना, एक्चुअली बहुत देर से बोल रही हूँ ना, तो ये जो है ऑल आइटम्स जो है पॉपुलेशन के, सबके इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। अब यार काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक, मॉनेटरी, यूनिट, हाफाजार्ड सिलेक्शन, ब्लॉक सिलेक्शन। तो मैं मोटा मोटा पढ़ देती हूँ। रैंडम में क्या होता है कि भाई रैंडमली हमने कुछ चूज कर लिए। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि मतलब नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स होती हैं पॉपुलेशन के अंदर, जिसको डिवाइड कर दिया जाता है बाय सैंपल साइज में। मॉनेटरी में जो होती है मॉनेटरी अमाउंट आ जाएगी। हेफाजाइड में कोई सिलेक्टेड, मतलब उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ठीक है, वो फॉलो नहीं करते किसी स्ट्रक्चर को। ब्लॉक में क्या होता है, एक कॉन्टेंट, ये कंटीजियस आइटम्स विद इन दी पॉपुलेशन। ये कुछ कुछ वर्ड्स ना ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, कोई बात नहीं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन जब मैं इंटर में थी ना, तो इसके अंदर ना बहुत मतलब अच्छा खासा एक क्वेश्चन आया था कि स्ट्रैटिफिकेशन ये क्या है, और मैं स्ट्रैटिफिकेशन है और क्या है। तो stratification is the process of dividing a population into subpopulation, each of which is a group of sampling unit which have similar characteristic. यूजर यूजेस स्ट्रैटिफिकेशन में क्या जाएगा, अलाउ सैंपल साइज टू रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग सैंपल रिस्क। ठीक है, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी ऑडिट की। अलाउ करेंगे ग्रेटर एफर्ट टू बी डायरेक्टेड टू लार्ज वैल्यू ऑफ आइटम। इफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर अकाउंट बैलेंस जो है बीन डिवाइड कर दिए जाते हैं स्ट्रेटा में, तो मिस स्टेटमेंट इज प्रोजेक्टेड ईच स्ट्रेटम सेपरेटली। हर एक उसको स्ट्रेटा को जो है वो सेपरेटली जो है देखेगा। इवेल्युएशन की बात करें तो ऑडिटर जो है इवेल्युएट करता है रिजल्ट्स ऑफ सैंपल, रिजल्ट ऑफ सैंपल को, और सेकंड है विदाउट वेदर, सॉरी यार कुछ भी पढ़ रही वेदर यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। इफ ऑडिटर जो है कंक्लूड करता है दैट ऑडिट सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस, प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड, ऑडिटर में तो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, जो भी हमने आइडेंटिफाई करी है मिस स्टेटमेंट, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, कि आप इसका थोड़ा देखो यार। फिर हम टेलर करेंगे, टेलर लिख रखा है, पता टेलर तो क्या होता है, एनटीई ऑफ दीज, जो हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे एनटीई करेंगे उनका, टू अचीव करने के लिए हमारा एश्योरेंस को, रिक्वायर्ड एश्योरेंस जो भी हमें जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करें तो ऑडिटर माइट एक्सटेंड कर देगा सैंपल साइज को, या फिर टेस्ट करेगा ऑल्टरनेटिव कंट्रोल्स को। अब हमारा आ जाएगा 540, जो कि थोड़ा बड़ा है। 540 में है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। अकाउंटिंग ये जो ऐसे वो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेशन इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम जो होते हैं कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। अब मैसिव अंदाजा तो मैं लगा सकती हूँ बट मेजर तो नहीं कर सकती सबको, तो सच आइटम आर रेफर्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट इन एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट। अगर मैं प्रिसाइज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अप्रोक्स, जैसा होता है ना कि मान लो मेरा आंसर आया 24.56 तो मैं अप्रोक्स लिख दूंगी, ठीक है, वरना बहुत से उसको 26 भी लिख सकते हैं। काइंड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट किसी तरीके के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ एस्टिमेट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जो बेस्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉट ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट एंड ओपन मार्केट, पहला पॉइंट है। दूसरा है शेयर बेस्ड पेमेंट, एक्चुअली ये हम उसमें भी पढ़ लेते हैं अपना एफआर के अंदर।
और सर्टेन कुछ एसेट्स हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, इंक्लूडिंग गुडविल हमारा आ जाएगा। नॉन एस्टिमेट करेंगे हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एसेट बिटवीन द पार्टीज। अगर मैं अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करूँ तो अदर में आ जाएगा हमारा वारंटी, डेप्रिसिएशन, ग्रेचुटी, लिटिगेशन सेटलमेंट, जजमेंट हो जाएगा और डाउटफुल अकाउंट्स आ जाएंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, सम अकाउंटिंग एस्टिमेट इन्वॉल्व करते हैं लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड मे गिव राइज टू लोअर लेवल लो रोमम। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मतलब कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो भी लो है और रोमम भी लो है, दोनों लो लो है। तो जो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो अराइज करता है एंटिटी के अंदर इनके, अगर मेरा बिजनेस एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, या हमारा जो रूटीन नेचर है, ठीक है, रेडली अवेलेबल है डाटा, या फिर हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क वो सिंपल है और ईजी है, वेल नॉन जनरली एक्सेप्टेबल जो है मॉडल्स है उनके। तो हर एक चीज अगर जिंदगी में आसान ही है तो मेरा एस्टिमेशन भी लो होगा, रोमम भी कम ही होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ना अकाउंटिंग एस्टिमेशन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और यहाँ पे जो है रिस्क भी ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ? मतलब कि वो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? अगर मान लो हाईली डिपेंडेंट अबाउट जजमेंट, अगर मैं जजमेंट पे डिपेंड हो गई तो रोम तो ज्यादा हो गई ना, हर चीज में जजमेंट थोड़ा ना रोक सकते हैं हम अपना। अकाउंटिंग एस्टिमेशन जो होता है दैट मैं नोट कैलकुलेटिंग यूजिंग रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक्स। अब ये है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो होते हैं वेयर जहाँ पे ऑडिटर रिव्यू करता है इंडिकेट सब्सटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो ओरिजिनल अकाउंटिंग एस्टिमेशन है या फिर एक्चुअल जो उसमें से आउटकम आ रहे हैं वो अलग अलग हैं, तो भाई वो भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। या फिर कोई स्पेशलाइज मॉडल नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्पेशलाइज मॉडल है क्योंकि उसमें लो आ रहा था हमारा, इसमें हाई आ रहा है, इसमें मॉडल नहीं है भाई। अब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू एक्सेस करने के लिए रोमम को इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हाउ टू मिनिमाइज रोमम इन रिलेशन टू, हम कैसे रोमम को कम कर सकते हैं? ऑडिटर जो है ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम रिलेटेड टू एई, मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये कह रहा है पहला कि रिक्वायरमेंट और जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रेलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, कैसे मैनेजमेंट जो है आइडेंटिफाई करती है कि दोज ट्रांजैक्शंस को दैट मे गिव राइज टू नीड टू ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब हमें जरूरत है कि हाँ भाई हमको जो है इनको तो बताना ही पड़ेगा। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस अडोप्टेड बाय मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम रेलिवेंट कंट्रोल, अजम्पशंस, मॉडल, है ना, और मैनेजमेंट हैज यूज करते हैं एक्सपर्ट को अगर कोई चेंजेस हुए हैं प्रायर पीरियड में, मेथड में, है ना, आपके में। और ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये भी हम इसके अंदर देखते हैं। हम कैसे, जो हमने ना ऊपर पढ़ा था ना, एक पॉइंट पढ़ा था इंक्वायरी वाला, कि कैसे मैनेजमेंट जो आइडेंटिफाई करते हैं इन ट्रांजेक्शंस को डिस्क्लोज करके, और अंडरस्टैंडिंग ले लेती है इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट से। तो इंक्वायरी जो लेती है उसके अंदर का पॉइंट है कि इंक्वायरी कैसे लेगी, न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन अगर कोई चेंज हुए हैं तो, और अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि हमारी रिलेट करती है अकाउंटिंग एस्टिमेट से, या फिर न्यू कंडीशंस अकर हुई हैं। अब हम रिव्यू करें आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इन प्रायर पीरियड। तो ऑडिटर जो है रिव्यू करता है आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेशन को इंक्लूडिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन फॉर करंट पीरियड। आउटकम जो है ना हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट के विल वो डिफर करते हैं, अगर डिफर हैं फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज करेगा तो जो पहले, तो उनके कारण क्या हो सकते हैं, उनके रीजंस हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो इफेक्टिवनेस की है मैनेजमेंट प्रायर पीरियड की, वो एस्टिमेशन प्रोसेस, और ऑडिट के जो एविडेंस है वो पर्टिनेंट है, सॉरी, पर्टिनेंट है टू री एस्टिमेशन ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेशन इन करंट पीरियड, ठीक है, या फिर मैटर्स जो है वो भी रिक्वायर्ड है डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेशन मे बी आल्सो असिस्ट ऑडिटर टू आइडेंटिफाई करने के लिए सर्कमस्टांसेस जिससे हमारी ससेप्टेबिलिटी ऑफ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। However, रिव्यू जो होती है वो रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन जजमेंट मेड इन प्रायर पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। थोड़ा तेज पढ़ रही हूँ, आप सुन लेना, क्योंकि टाइम जो है ना 50 मिनट हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट हो चुका है अभी, और काफी सारा अभी भी बचा हुआ है। रेस्पॉन्स टू एक्सेस, हम कैसे रेस्पॉन्स करते हैं डीलिंग विद एक्सेस रोमम इन रिलेशन टू ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन असेस्ड रोमम। ऑडिटर शेल डिटरमाइन करता है वेदर मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएटली अप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, क्या मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट तरीके से अप्लाई करी है, वेदर मेथड जो है फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट आर अप्रोप्रिएट और अप्लाइड कंसिस्टेंटली।
इन रिस्पॉन्डिंग टू असेस्ड रोमम, ऑडिटर शेल क्या करता है, अंडरटेक करता है फॉलोइंग। सो जैसे डिटरमाइन करेगा ऐसे इवेंट जो कि अकर होते हैं अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रोवाइड कराते हैं ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। और टेस्ट कैसे करेंगे, मेथड्स और एजम्पशंस लगाएंगे और टेस्ट करेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, और डेवलप कर देंगे एक रेंज, डेवलप कर देंगे। फर्दर जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे, तो ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि कैसे मैनेजमेंट कंसीडर करता है ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस को और उसके और आउटकम्स को, वेदर ये जो अजम्पशंस हैं वो यूज करी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, क्या वो रीजनेबल है। और रीजनेबलनेस की अगर मैं बात करूं अजम्पशंस की, क्या मैनेजमेंट का जो इंटेंट है और उसकी जो एबिलिटी है वो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन में है। इफ मैनेजमेंट नॉट एड्रेस द इफेक्ट्स ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, क्या नहीं बताती है, तो वो ये डेवलप कर देंगे रेंज। अब डिस्क्लोजर की बात करें रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द वेदर डिस्क्लोजर जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिलेट करते हैं हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेशन से एज पर एफआरएफ। डिस्क्लोजर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अजम्पशंस क्या क्या इस्तेमाल करी है, मेथड्स, हमारे बेसिस फॉर सिलेक्शन, हमने क्या बेस लिया है और कोई चेंजेस हुए हैं तो वो, सोर्सेज या फिर कोई इम्प्लीकेशंस हैं, है ना, वो हम इसके अंदर बता देंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करी जाती है फ्रॉम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वेदर दे बिलीव कि सिग्निफिकेंट अजम्पशन जो है इस्तेमाल करी जा रही है क्या वो रीजनेबल है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस, इसमें हम इंक्लूड करते हैं रिलेटेड अजम्पशंस को और मॉडल्स को जो कि इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा जब हम डिटरमाइन करते हैं एई मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेशन। फिर है दैट ये जो अजम्पशंस मतलब यार देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएटनेस बता देंगे, फिर अजम्पशन जो कि अप्रोप्रिएट है, रिफ्लेक्ट कर रही है मैनेजमेंट इंटेंट और एबिलिटी। अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था मैनेजमेंट इंटेंट और एबिलिटी के बारे में, क्या वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो डिस्क्लोजर दिया जा रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेशन को लेके क्या वो कंप्लीट है और अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर एफआरएफ, ठीक है। और कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट जो है नो सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर adjustment to accounting estimation and disclose include in financial statement। अब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम रिलेटेड पार्टी की बात कर लेते हैं। मैं चैप्टर की लेंथ भी देखते चल रही हूँ कितना है भाई, कितना है, बहुत ज्यादा है। कोई नहीं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। चाल कितना चाल, ऐसे 550 जो है रिलेटेड पार्टीज की हम बात कर रहे हैं। ये जो ऐसे है वो डील करता है रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन व्हेन परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलेटेड पार्टी के बारे में तो यार हमें पता ही है, हमने एफआर के अंदर अच्छे खासा पढ़ा है। तो रिलेटेड पार्टी इज डिफाइंड इन एफआरएफ और एक ऐसा पर्सन जो कि कंट्रोल जो कि बंदा जो है कंट्रोल कर रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर वो कंट्रोल हो रहा है या फिर कॉमन कंट्रोल है, ठीक है। ये सब कुछ है, आप देख लेना, ठीक है। ये सब चीजें हमारी रिलेटेड पार्टी में थी। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर शैल इंक्वायर करता है मैनेजमेंट रिगार्डिंग, आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड पार्टी कौन है, अगर इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड। ऐसा तो नहीं कि पहले कोई और था रिलेटेड पार्टी, कोई चेंजेस हुए तो वो भी बता दो, नेचर बता दो रिलेशनशिप का बिटवीन द एंटिटी और रिलेटेड पार्टी में कोई नेचर तो नहीं है, ठीक है ना। व्हेन देयर वेदर एंटिटी एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद दो रिलेट, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस में एंटर करी है तो वो भी बता दो। तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट हो गया। डिस्कस विद, अब हम आपस में जो ऑडिटर मतलब जो सीए वाले बंदे हैं ना वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटी का रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, नेचर और किस हद तक जो है उनका रिलेशन है। और इम्फेसाइज करेंगे उन मैटर्स को जो कि प्रोफेशनल कैप्रिसिज्म हम खुद का देख रहे हैं इस बार ना, क्योंकि हम आपस में तो बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट दैट में इंडिकेट करते हैं एग्जिस्टेंस, ऐसे रिकॉर्ड्स और ऐसे एविडेंसेस को हम देखेंगे, डॉक्यूमेंट को देखेंगे जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस देखेंगे जो कि इंडिकेट करते हैं। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हमको मिल सकती हैं जो कि पहले आइडेंटिफाइड या फिर हमें मैनेजमेंट ने बताई नहीं है और हमको आइडेंटिफाइड हो गई, उसे हमने बताई नहीं थी, लेकिन तो हम भाग भाग के फटाफट से जो है मतलब उससे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों करा आपने, गलत बात ना। डिस्कशन में इंक्लूड करता है कंसिडरेशन ऑफ हाउ रिलेटेड पार्टी में इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैसे एंटिटी जो है कंट्रोल बाय मैनेजमेंट में बी यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्निंग मैनेजमेंट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पॉइंट आ गया। अगर मैं बात करूं मिस एप्रोप्रिएशन की, तो कैसे ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी एंड नॉन बिजनेस पार्टनर ऑफ मैनेजमेंट में भी अरेंज की जाती है।
अभी मैंने बताया था ना कि मेरे को कुछ ऐसी चीजें पता चल गई हैं कि हाँ भाई, तो मैं भाग के उसके पास जाऊंगी, तो भाग के अगर मैं जाऊंगी तो वो कौन से मैटर्स है जो बताऊंगी। कम्युनिकेट करेंगे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। मैंने कम्युनिकेट करा अपने दूसरे मेंबर से, भाई देखियो क्या गलती मिल गई मेरे को तो बड़ी मजेदार वाली। तो रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। मैनेजमेंट से बोलेंगे, तो इंक्वायरी करेंगे वाई एंटिटी कंट्रोल फेल टू इनेबल आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। कैसे एंटिटी फेल होगी भाई, आपने बताया क्यों नहीं हमको, छुपाया आपने, आपके मन में चोर है। परफॉर्म करेंगे अप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे फॉर सच रिलेटेड पार्टी और ट्रांजैक्शन। इफ नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अपीयर इंटेंशनल इंटेंशन, तो इम्प्लीकेशन डाल देंगे, भाई तुमने जानबूझ के नहीं बताया, कुछ तो लोचा कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो, वरना ऐसा क्या था भाई, बताया क्यों नहीं। मेंटेनिंग करेंगे, ऊपर आ जाएगा मेंटेन अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप व्हेन रिव्यू रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन। मतलब वेरिफिकेशन जो होता है ना हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी, तो मैं कैसे चेक करूंगी। बैंक लीगल या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले सकते हैं ऑब्टेन बाय ऑडिट प्रोसीजर, या मिनट्स ऑफ मीटिंग देख लेंगे, उनके अदर रिकॉर्ड्स देख लेंगे। अब एग्जांपल है कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी, पॉसिबल सोर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन दैट मे बी हेल्पफुल इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरी होगी, ठीक है। शेयर होल्डर का रजिस्टर तो होगा, इन्वेस्टमेंट एंड पेंशन के कुछ प्लान्स होंगे। गलती बंदा कहाँ से कर सकता है, क्या पता उसको अपने मतलब वो दे रहा हो, पॉलिसी दे रहा हो उसको भर भर के, तू ले पॉलिसी, ठीक है। या फिर कोई ऐसे टर्म्स हो कि रीनेगोशिएट करा हो उसके साथ में कि भाई तूने काम कर, मैं सबको जो है ये चीज 10 लाख की देता हूँ, तुझको मैं दे देता हूँ 2-4 लाख की। तो रीनेगोशिएट करा होगा कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो 10 का दिखा दिया, पर बाद में जब कम किया हो ना तो दिखाया ही ना हो, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट नोट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देख लेंगे। आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है कि नहीं भाई साहब। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस हैं और ट्रांजैक्शन विद ऑफ शोर एंटिटीज एंड जुरिस्डिक्शन विद वीक कॉर्पोरेट लॉज। ये कह रहा है लीजिंग ऑफ प्रेमाइसेस और रेंडरिंग ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज बाय एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन। अब सेल्स की ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट दे रखे हैं, वो बहुत बढ़िया। या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स विद कमिटमेंट, मैं तुझे बेच तो रहा हूँ लेकिन मैं ना तुझसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझसे रीपरचेज कर लूंगा। सेल्स विद कमिटमेंट टू रीपरचेज। dealing with biased transaction for identified significant related party and outside normal course of business, auditor shall inspect करता है the underlying contract or agreement and evaluate whether business rationale or transaction suggests that they may be entered into or engaged in fraudulent financial reporting or concealed misappropriation of assets। मतलब अगर फ्रॉड कर रहा है, सिंपल बिजनेस रैशनल है, फ्रॉड कर रहा है भाई, दो चीजें आ गई उसकी। ट्रांजैक्शन आर जो टर्म्स जो है ट्रांजैक्शन की वो कंसिस्टेंट है विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। फिर ट्रांजैक्शन हैज अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड डिस्क्लोज, ऑब्टेन करेगा हमारे ऑडिट के एविडेंसेस की, वो ऑथराइज होने चाहिए, अप्रूव होने चाहिए। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दे दो कि ऑडिटर शैल इंश्योर करता है कंप्लायंस एफआरएफ के हिसाब से है, इवैल्यूएट करता है कि जो आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी है या ट्रांजैक्शंस है वो अप्रोप्रिएटली अकाउंट और डिस्क्लोज करी गई हैं एज पर एफआरएफ। ओके। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी, ऑडिटर शैल ओपन करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट से या फिर टीसीडब्ल्यूजी से, तो वो दे हैव डिस्क्लोज करेगा ऑडिटर को ऑन नॉन जितने भी जान पहचान की रिलेटेड पार्टी है सब डिस्क्लोज कर देगा, और वो अप्रोप्रिएट तरीके से अकाउंटेड और डिस्क्लोज है सच रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप वो दिखा देगा। अब कम्युनिकेट करेंगे सिग्निफिकेंट communicate with significant related party matters with TCWG। ये कह रहे हैं अनलेस ऑल TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट करेगा विद TCWG सिग्निफिकेंट मैटर जो कि अराइज होते हैं ऑडिट अबाउट द एंटिटी के रिलेटेड पार्टी। ये जो है हेल्प करता है, इससे कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं TCWG के नेचर एंड रिजोल्यूशन ऑफ सच मैटर्स। अगर मैं ना TCWG को बताती हूँ कुछ, हालांकि उसे पता है सब कुछ, बोला तो मुझे भी है, लेकिन मैं उससे डिस्कस कर रही हूँ कि भाई मुझे पता है जो तुझे पता है, तो हम जो है उसका नेचर पता चल जाता है और रिजोल्व हो जाता है। कुछ मैटर्स भी होते हैं ना, तो वो मैटर्स जो है कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई पर्सन बात बात में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल जाता है, तो इससे हमें जो है जुड़े रहना चाहिए बड़े बंदों से भी, जो मतलब TCWG से। एग्जाम्पल्स कैन सिग्निफिकेंट मैटर्स
नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट, मतलब हमारे लिए सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं क्या, जो कि नॉन डिस्क्लोजर दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दैट नॉट ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड, मतलब या तो डिस्क्लोजर नहीं दिया या फिर ऑथराइज्ड एंड अप्रूव नहीं है, या फिर डिसएग्रीमेंट है विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्क्लोजर के बीच में, या फिर नॉन कंप्लाई किया है, या फिर डिफिकल्टी आ रही है अल्टीमेट कंट्रोल जो है दी एंटिटी आइडेंटिफाई करने में उस पार्टी को। Oh, finally we completed 550। हाँ भाई यार, 1 घंटा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हम चल रहे हैं। इसी तरीके से हम चलते रहे तो मजेदार। एक एक पन्ना रह गया बस हमारा, हम कर सकते हैं। ओके, जो बंदा यहाँ तक जुड़ा है वो आगे भी जुड़ा रहे। अब कोई यहाँ तक जुड़ेगा वही बहुत मुश्किल है कोई इसको देखेगा एंड तक, ये बहुत मुश्किल है। ओके, कोई बात नहीं, मैं व्यूज की तो भूखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब हम बात करते हैं ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेक्ट बाय सर्टेन इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 टाइप्स होते हैं यार, देखो 2 तरीके के होते हैं। हमने पढ़ा ही है अपने वही एफआर के अंदर, या फिर हमने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा था इंटर में, कि 2 तरीके के होते हैं, एडजस्टेड और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ऐसे इवेंट जो कि अकर होते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में, और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी अकर होते हैं कुछ इवेंट्स। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? इवेंट्स अगर अकर हो रहे हैं बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दैट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइडेंटिफाइड हुई है वो। ऑडिटर शैल परफॉर्म करता है प्रोसीजर सो दैट दे कवर्ड प्रायर पीरियड डाटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑडिटर्स रिपोर्ट विच शैल इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑब्टेन करते हैं अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, इंश्योर करने के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट आर आइडेंटिफाइड। अगर मुझे कोई ऐसा इवेंट मिला है तो मैं है ना सब्सिक्वेंट इवेंट, तो मैं उसको जो है अंडरस्टैंड कर लूंगी और उसके अंडरस्टैंडिंग ले लूंगी। फिर इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूसी वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैज बीन अकर्ड दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया ना? तो रीडिंग करेंगे, रीड करेंगे एमओएम को, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग को ऑफ एंटिटी के ओनर्स, उसके टीसीडब्ल्यूजी या फिर मैनेजमेंट हेल्ड आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंक्वायर करेंगे अबाउट मैटर जो भी डिस्कस करेगा ये मीटिंग के अंदर, ठीक है वो। और फिर रीड करेंगे जो लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेंगे। कुछ भी बोल देती हूँ। when as a report of procedure perform above, ऑडिटर जो है आइडेंटिफाई करता है इवेंट्स को दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।